चलो अब हम रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पर इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो, और अगर आपको फॉर्मूले याद ना हो तो अपने सामने रख लेने फॉर्मूले। है आपके पास फॉर्मूले? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, याद है ना आपको? ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ के सुनाओ। Calculate gross profit ratio from the following information. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो सैंपल पेपर आता है ना, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 4 नंबर। पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पहले मुझे ये समझाओ कि क्या तुम्हें ये पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ। बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100। तो क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, कितने का है? 10 लाख। 10 लाख का। चलो एक चीज तो हमें पता लग गई कि जी 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। और हमें क्या नहीं पता? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल माइनस सीओजीएस। नेट सेल का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितना है? 10 लाख। अगर हमें सीओजीएस का पता लग जाए तो क्या बात बन जाए हमारी? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए। तो एक बात बताओ, सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर क्या क्या दे रखा है? एक तो कैरीज इनवर्ड दे रखा है, दूसरा वेजेस दे रखे हैं। बस दो ही चीजें हैं, तो मैं इनके नाम ही लिख देता हूँ। क्या क्या? कैरीज इनवर्ड और प्लस वेजेस। कैरीज इनवर्ड और प्लस वेजेस। अच्छा, क्वेश्चन में बताओ कि ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60,000। 60,000। क्वेश्चन में देख के बताओ कि परचेजेस कितनी है क्वेश्चन में? 3,60,000। 3,60,000। तो मैंने 3,60,000 परचेज में लिख दिया। क्वेश्चन में देख के बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नहीं दे रखा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा भैया। इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है। सारे बच्चे जानते हैं कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। बिल्कुल। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। अब क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। 80,000। और ओपनिंग कितनी है? 60,000। 60,000। इधर आ जाओ। एवरेज की जगह 80,000 और ओपनिंग की जगह 60,000। 60,000 प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2। तो क्या तुम्हें समझ नहीं आ गया? यहाँ से क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग। ये दो दो को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 1,60,000। उधर आ गया 60 और प्लस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000। 1,00,000 की आ गई, क्योंकि 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं था, हमने निकाल लिया। तो आओ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक है सिंपल। कैरीज इनवर्ड कितना है? 50,000। भैया कैरीज इनवर्ड रखा है 50,000। तो आओ यहाँ पे लिखो कैरीज इनवर्ड 50,000। और वेजेस कितने? 60,000। कहाँ है वेजेस? ये दे रखे हैं भैया, 60,000 के वेजेस है, 60,000 के वेजेस, ठीक है। एक काम करो, 3,60,000 में से 1,00,000 गया तो 2,60,000। 2,60,000 में 60,000 प्लस करो। 3,20,000। 3,20,000 में 60 प्लस करो। 3,80,000। 3,80,000 में 50 प्लस करो। 4,30,000। 4,30,000 पक्का? 4,30,000। तो मैंने सीओजीएस की जगह पर 4,30,000 लिख दिया, ठीक है, सही है। 5,70,000। ये 3,60,000 में से 1,00,000 गया तो कितना बचा? 2,60,000। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कर लेते हैं, ये दोनों मिला के 1,10,000 हो रहा है। 1,10,000 में से 1,00,000 गया तो 10,000। 10,000 प्लस का, और ये हो जाएगा 3,70,000। 3,70,000 और 60 मिला के तो 4,30,000 ही हो रहा है सीओजीएस, ठीक है ना। 4,30,000 और ऊपर जाके सीओजीएस में से 4,30,000 माइनस कर देने, कितना आ गया? 3,30,000। बदतमीज। 10 में से 4 गया तो 6 और 6 लाख में से 30 गया तो 5,70,000। ये 5,70,000 का आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर जाओ और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर लिख दो 5,70,000 और मल्टीप्लाई में करो 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गई 57%। डन। ये सीबीएसई का कौन सा वाला क्वेश्चन है? सीबीएसई 2025 वाला क्वेश्चन है। इसी के और में क्वेश्चन दे रखा था उन्होंने,
जब सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आया था, तो इसी के और में ये दूसरा वाला क्वेश्चन याद रखा था। अब जरा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में पढ़ के सुनाओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंटेड टू ₹6 लाख। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और टैक्स का रेट कितना है? 20%। देखो बच्चे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, और हमें चाहिए क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना? 6 लाख, और टैक्स का रेट कितना है? 20%। मतलब ये जो अमाउंट है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100% होगा। हमने से उसमें 20% का टैक्स माइनस किया होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया होगा? 80%। तो ये 80% वैल्यू है। कितने परसेंट? 80%। 80% से इसको डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा? तो मतलब इसको 80 से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात? अच्छा बताओ, क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6 लाख। 6 लाख, और डिवाइड किससे करना है? 80 से। 80 से, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो भैया 6 लाख 100/80 मतलब 5/4। 6 लाख को 4 से डिवाइड करना है 1,20,000। 1,20,000 को 8 से नहीं, 6 लाख को 4 से डिवाइड करूंगा 1,20,000 थोड़ी आएगा। 1,00,000। हाँ, 1,50,000 आ जाएगा। 1,50,000 इंटू में 5 कर लो, 7,50,000। ये 7,50,000 का आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसा आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसने बोला, आगे बोल रहा है इफ अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 10 लाख। बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है? 10 लाख। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट, है ना? और क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों प्लस के करके आ जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर दूंगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, है ना? कितना आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 7,50,000। 7,50,000। इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, तो इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट लिखा रहने देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप कह रहे हो क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख। कितने का? 10 लाख। तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जगह पर 10 लाख लिख दिया। कितना लिख दिया? 10 लाख। क्या आपको समझ में आ गया? इंटरेस्ट कितना आ गया? 2.5 लाख। इंटरेस्ट आ गया 2.5 लाख। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग निकल के 2.5 लाख, है ना? आगे क्या लिखा हुआ है? द nominal value of debenture amounted to 25 लाख, assuming the only debt of the company। अच्छा बोल रहा है सिर्फ कंपनी का जो डेप्ट है वो 25 लाख के डिबेंचर है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बोल रहा है रेट बताओ। इंटरेस्ट तो हमें पता लग गया, रेट पूछ रहा है। तो अगर आपको रेट का पता लगाना है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट को ऊपर रखोगे, है ना, और डिबेंचर को नीचे रखोगे और मल्टीप्लाई कर देना 100। तो इंटरेस्ट कितना है? 2.5 लाख। और डिबेंचर्स कितने के हैं? 25 लाख। 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, है ना? और मल्टीप्लाई में 100। तो कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? 10%। इसने पूछा था रेट ऑफ डिबेंचर बताओ, हमने रेट ऑफ डिबेंचर निकाल लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल गया। है सिंपल क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये मतलब सीबीएसई 2025 के दोनों क्वेश्चन हमने रेशो वाले खत्म कर दिए। डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन हमने निकाल लिया। अब आते हैं, अगर आपके पास ये कौन सा सैंपल पेपर है? डीके गोयल का सैंपल पेपर 1, है ना? इस क्वेश्चन को जरा करते हैं एक बारी। तो क्वेश्चन को एक बारी जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? कंप्यूट करंट लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। कंप्यूट करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज निकालो। क्या निकालो? करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले हमें क्या दे रखी है? गुडविल। फिर इन्वेंटरी एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। बोल रहा है लूज टूल्स हटा के। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल और लेस प्रोविजन दे रखा है। तो इसका मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल बाहर दे रखे होंगे वो कितने के होंगे? 1,60,000। 1,60,000, ठीक है। फिर कैश एट बैंक कितना? 30,000। और
करंट रेशियो दे रखी है 1.5 1.8:1 1.8:1 और ये बताओ कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। भैया करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो दे रखी है 1.8:1 और गुडविल तो कोई करंट एसेट है नहीं, पर इन्वेंट्री करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं, कैश एट बैंक करंट एसेट्स हैं। तो अगर इन सबको हम प्लस कर दें तो हमें करंट एसेट्स का पता लग जाएगा, है ना। इन्वेंट्री बताओ कितनी की? 1,70,000 और वो प्रोविजन डेटर बताओ कितने की? ट्रेड रिसीवेबल हाँ 1,60,000 1,70,000 1,60,000 लेस करके होगा ना, प्रोविजन माइनस करके। हाँ प्रोविजन भी तो रखा है, ठीक है। डेटर कितने होता है? 1,60,000 मतलब जो हमें डेटर लेने होते हैं वो प्रोविजन से पहले वाले या बाद वाले? बाद वाले। और कैश एट बैंक कितना दे रखा है? 30,000। ये सारी हो गई हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का यहाँ से पता लग जाएगा। तो भैया एक काम करते हैं, करंट लायबिलिटीज को इधर ले आते हैं, इन सबको प्लस करके बताओ कितना आ गया? 3,60,000 3,60,000 डिवाइड बाई 1.8। अब भैया जब आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 को 18 से डिवाइड करो, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, मतलब ऊपर आ गया 20,000 और मल्टीप्लाई में 10, 20,000 मल्टीप्लाई में 10 कितना हो गया? 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज आ गई। ये क्वेश्चन कितने नंबर में दे रखा है? ये क्वेश्चन 4 नंबर में। भगवान करे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। पर ऐसी उम्मीद करनी नहीं है, ये आएगा भी तो एक पार्ट बन के आएगा, मतलब 2 नंबर का पार्ट बन के आएगा, ये 4 नंबर में तो क्वेश्चन बनता नहीं, बड़ी जल्दी निकल गया। अच्छा इसी के और में ये डीके गोयल का सैंपल पेपर है फर्स्ट वाला, इसी के और वाला जो क्वेश्चन है, देखो और वाला मैं दिखा रहा हूँ, उसमें पढ़ के सुनाना क्या लिखा और वाले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब ये बताओ कि आपको ये पता है कि डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? टोटल डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल डेब्ट नहीं, डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट। अगर बोलना भी है तो क्या बोलना है? लॉन्ग टर्म डेब्ट। हाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टोटल डेब्ट्स तो गिवन है, कितने के? 3,60,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी गिवन है, कितने के? टोटल डेब्ट 4 लाख और लॉन्ग टर्म 3,60,000। 3,60,000। तो मैं काम करता हूँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लिख देता हूँ 3,60,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो भैया इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है। एक काम करते हैं, पहले टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 3,60,000 और टोटल डेब्ट्स कितने? 4 लाख। तो क्या तुमको समझ में आ गया करंट लायबिलिटी? 40,000 की करंट लायबिलिटी, ठीक है। 40,000 की क्या है? ठीक है भैया, करंट लायबिलिटी तो हमने 40,000 की निकाल ली। उसके बाद और क्या बता रखा है? हमें चाहिए नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये कैसे हो गया? ये होता है वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और टोटल लायबिलिटी का मतलब शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी और प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैंने इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिख दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक करंट लायबिलिटी उधर लेके चला गया, करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस, हाँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉन करंट एसेट्स
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन देख के बताओ कि नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितनी 9,60,000 कितनी 9,60,000 9,60,000 की नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स 2,80,000 2,80,000 और करंट लायबिलिटी 40,000 कहाँ गई मैंने अभी तो आपने निकाली हुई है 40,000 ठीक है। तो 2,80,000 में से 40 गया तो 2,40,000 और 60 3 लाख 3 और 9 12 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 12 लाख की क्या आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो ये क्या रेशियो बन जाएगी भैया 4 जीरो से 4 जीरो चले गए 36/120 आ गया 36/120 12 से कट जाएगा 12 3 36 और 12 कम 12 आ गया 0.3:1 0.3:1 ये हमारी क्या आ गई नहीं टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आती है डेब्ट इक्विटी रेशियो ये सब इसी में आती है प्योर रेशियो निकल जाती है तो आ गया 0.3:1 यानी कि बिजनेस में लगा हुआ जो टोटल लॉन्ग टर्म पैसा है उसमें हमने बाहर वालों से कितना पैसा ले रखा है 0.3% यानी कि 30% पैसा ही बाहर वाले लगा रहे हैं बाकी हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं ठीक है। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था हो गया डन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं आ जाओ। अब ये डीएस ग्रेवाल का सॉरी डीजीओएल का सैंपल पेपर नंबर सेकंड है ना इस पर आते हैं पढ़ के सुनाओ इस क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू और डिबेंचर ऑफ इंफॉर्मेशन तो ठीक है इसने पूछा क्या हमसे कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स का अमाउंट बताना है करंट एसेट्स का अमाउंट पहले बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज ठीक है। करंट रेशियो कितनी देर की है 2.5:1 और हमें क्या निकालनी है करंट एसेट्स चलो एक काम करो ये बता दो कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें करंट रेशियो 2.5:1 है और क्वेश्चन में डिबेंचर दे रखे हैं ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज होती है ट्रेड पेबल क्या होती है तो डिबेंचर तो कोई करंट लायबिलिटी है नहीं तो मैंने इसको हटा दिया कवर कर दिया ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी क्या होती है करंट लायबिलिटीज होती है इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है ना और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी है एडवांस टैक्स ये करंट एसेट्स है तो इसको हमने हटा दिया ठीक है ना बाकी तीनों चीजों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाओ ट्रेड पेबल्स कितने 70,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग कितनी 90,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने 20,000 और ऊपर लिख देंगे करंट एसेट्स तो भैया 70,000 प्लस 60 1,20,000 1,20,000 और ये हो गया 1,80,000 ये 1,60,000 और 20 हो गया 1,80,000 1,80,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूनी 36 मतलब 45 करंट एसेट्स हमारी कितनी आ गई 45 है ना यही आ रहा है आंसर ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अजीब बात देखो ये बोल रहा है इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चे को लगेगा यार बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस करूं कि ना करूं प्लस करूं कि ना करूं पता अभी तुम्हारे लिए आसान क्यों है ये क्योंकि तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी वरना तुम्हें सोचना पड़ता कि बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस करूं या ना हाँ मतलब ऐसा रहता है कि पता नहीं शामिल रहने दूं कि हटा दूं शामिल रहने दूं कि हटा दूं तो हमें एक बात समझ में आ गई बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में जाके प्लस तो होनी है ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी के और में जो क्वेश्चन आ रखा है सैंपल पेपर नंबर 2 है ना ये इसी के और में जो क्वेश्चन आ रखा है वो ये रहा ठीक है। जैसे आओ जरा इसको पढ़ के सुनाओ और वाले क्वेश्चन को पढ़ के सुनाओ कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ये बताओ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है। तो डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं है ना प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज ग्रेचुटी ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है ये भी लॉन्ग टर्म उसमें आएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग तो कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नहीं है प्लांट एंड मशीनरी कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट्स नहीं है गुडविल नहीं है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है इन्वेंट्री ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है
ट्रेड पेबल क्या है? एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई कि जो मेरे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, जो मेरे क्या है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, उसका मतलब हो जाएगा डिबेंचर प्लस प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, है ना, या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट कर देता हूँ। तो डिबेंचर्स कितने हैं क्वेश्चन? 6 लाख और ये 40,000 दोनों को मिला के 6,40,000 डन। 6 लाख लिख दिया, दोनों को मिला के हो गया 6,40,000। ठीक है, तो ऊपर जाओ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में लिख दो 6,40,000, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हमारी जो बात अटकी हुई है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन किया था जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला था टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के नाम पर हमारे पास क्या है? ट्रेड पेबल्स। तो अगर हम ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से लेकर ट्रेड रिसीवेबल तक सबको प्लस कर दे तो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी, और टोटल एसेट में से क्या माइनस कर देंगे? करंट लायबिलिटी। तो क्या निकल जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट का मतलब टोटल एसेट्स ही तो होता है, इसलिए ये जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा टोटल एसेट में एक एक करके बताओ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की? 7,70,000। 7,70,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 1,80,000। और गुडविल कितने की? 1,50,000। 1,50,000। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2,00,000। 2,00,000 और इन्वेंट्री 5,80,000। इन्वेंट्री 5,80,000। ट्रेड रिसीवेबल 3,60,000। ट्रेड रिसीवेबल 3,60,000। फिर माइनस 3,60,000 के ट्रेड रिसीवेबल और माइनस में 2,40,000 के ट्रेड पेबल्स। ये हो गई हमारी करंट लायबिलिटी। डन। भैया आप एक काम करो, पहले 3,60,000 में से 2,40,000 माइनस करो। 1,20,000 और 5,80,000 7,00,000। 7 और 2 9 प्लस करना पड़ेगा, बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन। 7,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000, है ना, प्लस 2,00,000 और इसमें से माइनस करके आ गया था 1,20,000 और प्लस ये आ गया था 7,00,000। तो इसकी जगह कर देता हूँ 7,00,000। अब आ जाओ 70 और 80 150, 150 और 50 200, तो लास्ट में तो खैर 200 आ रहा है। कितना आ रहा है? 200। कितने कैरी हो गए? 2 और 7 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 7 20। मतलब मैंने 3 जीरो हटा रखे थे, 3 जीरो इसमें आ गए, तो ये आ गया 20 लाख। जो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है वो कितनी की आ गई? 20 लाख रुपए की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो ऊपर जाऊंगा और कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर कितने रुपए लिख दूंगा? 20 लाख। तो ऊपर कट के आ गया 64 और नीचे आ जाएगा 200। तो भैया और काटो इसको, ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 32, नीचे आ जाएगा 100। तो ये आ गया 0.32:1। 0.32:1 मतलब 32% जो पैसा है बिजनेस में लगा हुआ टोटल लॉन्ग टर्म पैसा, वो बाहर वालों का है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का है, बाकी सब अपना है ना। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन को जरा पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, ये डीके गोयल का सैंपल पेपर नंबर 3 है, जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 1/3% अबव कॉस्ट। ये 33.33% यानी कि 1/3 ऑफ कॉस्ट है। फिर कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बतानी है, तो पहले तो ये समझा दो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब ये बताओ कि क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री 1,20,000। अच्छा क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रखी है, क्या बता रखी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है?
6 times। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, है ना? अब ये बताओ कि क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,20,000 और क्या लिखा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.55 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग का 1.5 टाइम्स है। इधर देखो, ये कह रहा है ओपनिंग है 1,50,000, 1,20,000, तो क्लोजिंग इसका 1.5 टाइम्स कर दो प्लस 1,20,000 इंटू में 1.5 खत्म, और डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय ओपनिंग और क्लोजिंग हमने लिख दी, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ से निकल जाएगी, है ना? तो 1,20,000 का 1.5 टाइम्स कितना होता है? 1,80,000 और 1,20,000 हो गए, 3 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख की आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री। तो मैं ऊपर जाता हूँ और एवरेज इन्वेंट्री की जगह पर 1,50,000 लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या निकल गया? सीओजीएस। बताओ कितना आ गया? सीओजीएस आ गया भैया 9 लाख। कितने का आ गया? और क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेलिंग प्राइस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का 1/3 है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 1/3? तो एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट का मतलब सीओजीएस का 1/3 है। 1/, ये 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो कॉस्ट तो अभी हमने निकाल ली है 9 लाख की। कितने की? 9 लाख। तो लिखो 9 लाख का 1/3 कितना आ गया? 3 लाख। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो जाओ ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर कितने लिख दो? 3 लाख लिख दो। अब हमें और क्या निकालना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कैसे निकलेगा? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है? नेट सेल माइनस सीओजीएस। तो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया 3 लाख, और कॉस्ट का मतलब सीओजीएस। सीओजीएस कितना है? 9 लाख। समझ गई? नेट सेल कितनी आ गई? 12। नेट सेल आ गई 12 लाख। तो ऊपर जाओ और नेट सेल की जगह पर, किसकी जगह पर? कितने लिखने? 12 लाख। नेट सेल की जगह पर 12 लाख इंटू में 100, तो ये आ गया 1/4। 1/4 मतलब 25%। 1/4 मतलब 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमने निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 33 हो गया। इसके और में जो क्वेश्चन था वो भी किसका था? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वाला था, इसलिए हमने इसको शामिल भी नहीं किया, हटा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा क्या लिखा हुआ पढ़ के सुनाओ। Assuming the proprietary ratio, ये वाला क्वेश्चन, current ratio of Insta Limited is 4:1. State the reason which of the following transactions would increase, decrease or not change the ratio. हमें बताना है कि अगर करंट रेशियो 4:1 है तो ये नीचे दी गई ट्रांजैक्शन से रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। सबसे पहले क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर ऑफ ₹1,40,000 which were received. बोल रहा है कि डेटर 1,40,000 के हैं, डेटर 1,40,000 वो हमें रिसीव हो गए। वो हमें क्या हो गए? पहले बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और करंट रेशियो 4:1 की है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास 4 लाख रुपए की करंट एसेट्स हैं और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब मुझे डेटर रिसीव हो गए 1,40,000 के, तो पैसा आ रहा है 1,40,000 और डेटर जा रहे हैं 1,40,000, तो एक एसेट आ रही है, एक एसेट कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट चेंज। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है? Company purchased furniture of ₹85,000. The vendor was paid by issue of equity shares of ₹10 each at par. हमारे पास एसेट्स कितनी हैं? 4 लाख की, और लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। 1 लाख की। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर परचेज करने से ना तो करंट एसेट आती है और ना ही करंट एसेट जाती है, क्योंकि फर्नीचर तो नॉन करंट एसेट है। और बोल रहा है जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया उसकी पेमेंट हमने कैश में भी नहीं करी है। किसमें करी है? शेयर्स में। ना तो शेयर्स पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, ये भी क्या होगा? नॉट चेंज। समझ गए? आगे क्या लिखा है? रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट ईयर।
बोला करंट ईयर में हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। वैसे देखा जाए तो डिबेंचर्स क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन जिस साल रिडीम होने वाले होते हैं ना, उस साल वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। उस साल वो क्या बन जाती है, जैसे डिबेंचर आपने 10 साल के लिए इशू करे तो 9 साल तक वो क्या रहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, पर 10वें साल में आके क्या बन जाएंगे, करंट लायबिलिटी। तब तो 1 साल के, हाँ, तो ये जो है करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं हम। क्या पे कर रहे हैं, बोल रहा है रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। डिबेंचर्स को हमने रिडीम कर दिया, मान के चलते हैं 50,000 रुपए के डिबेंचर्स थे। कितने के डिबेंचर थे, 50,000 के डिबेंचर हमने पे कर दिए, तो 50,000 का कैश चला जाएगा और 50,000 का कर्जा भी चला जाएगा, तो ऊपर बचा 3 लाख, नीचे बचा, तो रेशियो क्या आ गई, बढ़ गई ना, ये हो जाएगा इम्प्रूव, इंक्रीज, इंक्रीज, समझ गए। तो ये वाला भी हो गया, ठीक है। अगले इस पे आओ, ये वाला पढ़ के सुनाओ। ये assuming that proprietary ratio of Meta Limited is 0.9:1, state giving reasons whether the ratio will increase, decrease or will not change in each of one of the following cases. बोल रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी तरह की है, 0.9:1। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन कैपिटल। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड अपॉन में, तो बोल रहा है कि 0.9:1 है, 0.9:1, तो 90,000 और 1 लाख मान लेते हैं कि हमारा जो शेयर होल्डर फंड है कितना है और टोटल एसेट कितनी है। स्टेट बताना है कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या रेशियो चेंज नहीं होगी। सबसे पहले क्या लिखा है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। बोला है हमने एक मशीन परचेज करी, क्या परचेज करी, मशीन। तो मान लो हमने 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेज करी, कितने की, 1 लाख। तो मेरी जो टोटल एसेट पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो जाएंगी, 2 लाख की। 2 लाख की। और उसकी पेमेंट हमने कैसे करी, इशू करे वो शेयर्स में करी है ना, डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए 1 लाख रुपए की, तो पहले डिबेंचर इशू करें कि शेयर्स इशू करें, तो पहले मेरे पास शेयर होल्डर फंड 90,000 का था, अब कितना हो जाएगा, 1,90,000 का, क्योंकि शेयर 1 लाख के और आएंगे, तो रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, 0.95:1। रेशियो क्या हो जाएगी, 0. बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई, तो पहले वाले में आ जाएगा इंक्रीज, ठीक है। अब किस बात है, सेकंड पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। डिबेंचर इशू करे, मशीन परचेज करी और क्या इशू करे, तो इधर देखो मेरे पास जो पहले से शेयर होल्डर फंड है 90,000 का, और पहले से जो टोटल एसेट्स है वो कितने की, 1 लाख। अब मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की, तो टोटल एसेट मेरी कितनी हो गई, 2 लाख, पर मेरे शेयर होल्डर फंड उतना ही रहा। इस बार मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ ना, शेयर थोड़ी कर रहा हूँ, तो शेयर होल्डर फंड तो उतना ही रहेगा, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 0.45:1। डिक्रीज बोल दू, डिक्रीज है ना। थर्ड में इसने हमसे क्या पूछा है, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। बोल रहा है हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, डिबेंचर्स को मान लो मैंने 50,000 के डिबेंचर पे कर दिए, कितने के, 50,000 के डिबेंचर हमने क्या कर दिए, पे कर दिए, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मान लो मैंने 10,000 के डिबेंचर्स पे करे, कितने के, 10,000, तो मेरे पास शेयर होल्डर फंड कितना है, 90,000, और टोटल एसेट्स कितनी है, पर अगर मैंने 10,000 के डिबेंचर पे कर दिए तो मेरी जो टोटल एसेट्स है वो 90,000 की हो जाएंगी, तो रेशियो आ गई 1:1, तो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, हो गया, खत्म, है ना। अब दूसरे पे आते हैं, चलो ये सैंपल पेपर नंबर कौन सा है, सैंपल पेपर नंबर 5 टीएस ग्रेवाल का, सॉरी डी के गोयल का, है ना। पढ़ के सुनाओ, रेशियो का क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कि सेल है, ऑन कॉस्ट है। इन्वेंट्री वॉज, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सब कुछ इनडायरेक्टली गिवन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। भैया क्वेश्चन में अगर हमें सीओजीएस निकालनी है, क्या निकालनी है, सीओजीएस, तो फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस
ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में नेट सेल कितनी है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 6 लाख। 6 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है? 20%। कॉस्ट का 20%। 20% मतलब 20/100 है। तो सेल का कितना हो जाएगा? 80/100। बदतमीज, कॉस्ट की जगह सेल लिखो, समझ रहे हो? ऊपर 20 ही रहेगा, नीचे जब आएंगे तो नीचे प्लस कर देते हैं, कॉस्ट से सेल पर जाते हुए प्लस करते हैं और सेल से कॉस्ट पर जाते हुए माइनस करते हैं, तो नीचे आ जाएगा 120। समझ रहे हो? जैसे वो 1/4 है, 5 है तो 1/6 हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। समझ में आई बात? तो मैंने सीधा 20 को ही कर लिया, एक एक क्यों करना। तो भैया सेल तो दे रखी है ना हमें 6 लाख की, और माइनस में 6 लाख का 20/120 मतलब 1/6 कितना आ गया? 1 लाख। 5 लाख। 6 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू सीओजीएस आ गया 5 लाख। तो ऊपर जाके सीओजीएस की जगह पर 5 लाख रुपए लिख देते हैं। फिर क्वेश्चन आगे कुछ और भी हमें समझा रहा है, कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का 2/3 है। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 2/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब अगर हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता होती तो ओपनिंग में पता चल जाती। ओपन क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कि 6 लाख, उसका 25% कर दोगे तो क्या आ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फॉर्मूला होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री का? इसके हिसाब से निकालेंगे ना। इसके हिसाब से निकालेंगे, मतलब सेल का 25%। तो सेल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 25% मतलब 1/4, तो कितना आ गया? 1 लाख 1.5 लाख। 1,50,000 है ना। ये तो हमारी क्या निकल गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री? ओपनिंग इन्वेंट्री। वो कितना है? 2/3 ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का 2/3 कर दें तो आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई है? 1.5 लाख। और उसका 2/3 कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख। समझ गए? तो 1 लाख क्या निकल गया हमारा? एवरेज इन्वेंट्री से निकालेंगे ना। अरे भैया अभी तो ओपनिंग और क्लोजिंग निकल के आया है, हमें तो क्या चाहिए होता है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। 1 लाख और क्लोजिंग 1.5 लाख। 1,50,000 और डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 1,25,000। 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 क्या निकल गई? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। तो ऊपर जाओ, एवरेज इन्वेंट्री की जगह पर 1,25,000 कर दो। कितना कर दो? 1,25,000 करो। 5 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 4 टाइम्स कितनी आ गई? 4 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया 4 टाइम्स। डन। खैर बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ये। डन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33 सैंपल पेपर नंबर 5 का। अब आते हैं इसके और वाले क्वेश्चन पे। चलो इसका और वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? पढ़ के सुनाओ, और वाले क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है? The gross profit ratio of a company is 30%. State giving reasons which of the following transactions will increase, decrease or not change the gross profit ratio. अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है 30%। सब बच्चे जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैंने ऐसा मान लिया कि जो हमारा इंटू में 100, मैंने ऐसा मान लिया कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3 लाख का है और जो हमारी नेट सेल है वो लॉजिकली 10 लाख की हो जाएगी, तभी तो 30% रेशियो निकल के आएगी। समझ गए ना भाई? 30% का मतलब 30/100, तो 30/100 को मैं 3 लाख और 10 लाख भी कर ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी है? परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000। गुड्स परचेज करे हमने कितने रुपए के? 50,000 के। तो एक बात बताओ, सीओजीएस निकालना पड़ता है ना हमें। क्या निकालना पड़ता है? सीओजीएस। इसमें तो रेवेन्यू का ऑपरेशन है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का सीओजीएस माइनस नेट सेल। नेट सेल माइनस सीओजीएस। तो जब मैं, जैसे मान लो मेरी नेट सेल है 10 लाख की, तो गुड्स परचेज करने से सेल पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेल पर तो कोई इम्पैक्ट, लेकिन सीओजीएस का क्या होगा? सीओजीएस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी।
क्यों बढ़ेगी? क्योंकि परचेज करेंगे ना, हाँ, उसके हिसाब से तो बढ़ेगी ना। गुड्स परचेज करेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचेगा। गुड्स परचेज करेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। देखो, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को क्या करते हैं, सीओजीएस का हमारा जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब कह रहा है कि हमने गुड्स परचेज किए, तो मान लो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2 लाख का है ना, और परचेज हमारी है मान लो 4 लाख रुपए की। कितने की? 4 लाख रुपए की। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो मान लो 3 लाख का है। ठीक है, तो अगर हमने गुड्स परचेज करे तो हमारी जो परचेज 4 लाख की थी वो 4.5 लाख की हो जाएगी, और क्लोजिंग स्टॉक जो 3 लाख था वो 3.5 लाख का हो जाएगा, क्योंकि परचेज करने से गुड्स भी तो बढ़ेंगे। तो ले दे के जो इम्पैक्ट है सीओजीएस पे वो तो क्या है, सेम है। वो तो क्या है, तो सीओजीएस पहले भी सेम था, अभी भी क्या है, सेम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी पहले सेम था, अभी भी क्या रहेगा, सेम। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा, नॉट चेंज। पहले वाले का आंसर क्या होगा, समझ गए। तो दूसरे वाले में क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में हमने गुड्स बांट दिए। तो क्या हमने माल बेचा? नहीं। पर माल तो परचेज कम हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं काट रहा हूँ। जो 4 लाख की मेरी परचेज है, 4 लाख की जो मेरी परचेज है, अब वो 25,000 से कम होकर कितने की बचेगी, 3,75,000 की। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी 3 लाख से कम होकर कितने का बचेगा, 2,75,000 का। समझ रहे हो। तो ये वाला खर्चा कम हुआ, प्लस में कम हुआ, तो माइनस में भी क्या हो गया, कम हो गया, तो नो इफेक्ट हो गया। इसमें भी क्या होगा, नॉट चेंज। इसमें भी क्या होगा, नॉट चेंज। तीसरे वाले में क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 54,000 सोल्ड फॉर रुपीज 90,000। तो जो मेरी सेल 10 लाख की आपको दिखाई दे रही है वो कितने की हो जाएगी, 10,90,000 की। और गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 54,000। उसको हमने बेच कितने पर दिया, 90,000। तो यानी कि सीओजीएस में 54,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं ना, हमने गुड्स बेचे हैं और 54 की चीज को 90 पर बेचा। तो जो मेरी सेल है वो तो ये हो गई, पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, भैया अगर आप इसमें ना 54 की चीज को 90 पर बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना आ गया, 36 आएगा ना, माइनस करके प्रॉफिट कितना आ गया, 36,000। ठीक है, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 36,000 से बढ़ जाएगा। तो पहले मैंने लिखा था कितना, 3 लाख, और अब कितना हो जाएगा, 3,36,000। 3 लाख, सही बोल रहा हूँ ना मैं। 54 की चीज को 90 पर बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। कितना हो गया, 3,36,000। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से कैलकुलेट करना, 3,36,000 डिवाइड बाई 10,90,000 का परसेंटेज। ज्यादा पर ही लग रहा है, इंक्रीज ही लग रहा है। 3,36,000 डिवाइड बाई 10,90,000, 10,90,000 30.825%। पहले रेशियो थी 30%, अब 30.825 हो गया, तो मतलब ये इंक्रीज हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 5 का जो और वाला क्वेश्चन था वो भी हमने खत्म कर लिया। डन, अब इससे बाहर चलते हैं। फ्री सैंपल के रूप में हमने गुड्स बांट दिए, तो जब हम माल बेचते भी नहीं है और माल चला भी जाता है तो परचेज को माइनस कर देते हैं। 4 लाख की परचेज है ना, वो कितने की हो जाएगी, 3,75,000 की, 3,75,000 की। और जो गुड्स हमारे पास 3 लाख के बच गए थे वो भी कितने के हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो हमने बांटा नहीं था। बांटने के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। नॉर्मली अगर आपने 11वीं क्लास पढ़ी हो तो इसकी एंट्री होती थी, जब हमने फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिए तो एंट्री होती थी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज क्रेडिट हो रही है मतलब माइनस हो रही है। समझ गए, क्वेश्चन हो गया खत्म, मिल गया। ये सैंपल पेपर नंबर कौन सा है, सैंपल पेपर नंबर 6 का। अच्छा, इसमें ना जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और फलाना फलाना हमें बता दिया है ना, कि ये वाली रेशियो निकाल के बताओ। लेकिन जब पेपर में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस तरीके से नहीं आता है, थोड़ा सा बदला बदला सा रहता है। बदला हुआ कैसे रहता है, वो बोलेगा कि कैलकुलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग,
3 रेशियो देगा और बोलेगा कोई 2 निकालो। तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा एक किसको इग्नोर करना है, एक किसको इग्नोर करना है। पर चलो हम तो तीनों ही निकालेंगे। भैया एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, ये वाली रेशियो टाइम्स में आती है, ठीक है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल। हाँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में इक्विटी। समझ गए? तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है ठीक से। तो सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है क्वेश्चन ने, कितना? 30 लाख। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन कॉस्ट है, कह रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना है? इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट अगर कॉस्ट का 50% है, मतलब 50 अपॉन में 100 है, तो सेल पे जाते हुए बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 अपॉन, हाँ 50 अपॉन 150। समझ गई? तो क्वेश्चन में सेल तो गिवन थी, कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख का 50 अपॉन 150 मतलब 1/3, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख। तो ऊपर जाओ और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर 10 लाख रुपए लिख दो। कितने लिख दो? क्लियर? 10 लाख डिवाइड बाई 30 लाख कितना होता है? 1/3, है ना? 10 लाख डिवाइड बाई 30 लाख मतलब 1/3। 1/3 की परसेंटेज कितनी आती है? 33.33। निकल गई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारे पास पहले से है 30 लाख। हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये रही करंट एसेट कितनी की? 6 लाख। और करंट लायबिलिटीज 2 लाख। तो माइनस कर दो, 6 है, 4 लाख आ गई। वर्किंग कैपिटल निकाल देते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 6 लाख और माइनस 2 लाख, तो ये आ गया 4 लाख। तो वर्किंग कैपिटल की जगह पर ऊपर जाके 4 लाख लिख दो, है ना? जरा डिवाइड करना, 30 लाख डिवाइड बाई 4 7.5, कितना आ गया? 7.5 टाइम्स, ठीक है। फिर डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। यहाँ पर डेब्ट की जगह पर सिर्फ एक चीज गिवन है, 9% डिबेंचर। कितने रुपए के? 2.5 लाख के। इक्विटी की जगह पर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 5 लाख। कितने की? 5 लाख की। तो रेशियो क्या आ गई? 0.5:1, 0.5:1, है ना? तो ये रेशियो, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा वो पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। डन, ठीक है। हमने ना इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दी। हमने क्या किया कि इक्विटी की जगह पर, किसकी जगह पर? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की बनती, तो मैंने वो लिखा। लेकिन हम मैं ये भूल गया कि 11वीं क्लास में हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते थे, तो वो नेट प्रॉफिट भी इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि वो भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख की, और नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख का। तो जो मेरी इक्विटी आ गई वो कितनी की हो गई? 8 लाख की हो गई। कितनी की हो गई? तो मुझे जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लाख, क्या लिखा हुआ है? उसकी जगह कितना लिखना पड़ेगा? 8 लाख। अब 2.5 लाख डिवाइड बाई 8 लाख की रेशियो क्या आ जाएगी? 0.31:1, है ना? 0.31:1। क्लियर? ये तो एक क्वेश्चन आ गया। अब इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है जो इसके और में आ रखा है ना, ये क्वेश्चन, है ना? ये इसके और में है, मिल गया? जरा पढ़ के सुनाना, क्या लिखा हुआ है? The following information is given about a company. The following information is given about a, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, COGS गिवन है, और Gross profit of 20% of revenue from operation. ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, नेट फिक्स एसेट, नीचे क्या लिखा हुआ है? Operating ratio. ना फ्रॉम the above information calculate the following ratios. Operating ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio. तो पहले तो एक काम करते हैं, इनके फॉर्मूले लिखते हैं कि बताओ ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? Operating cost upon में revenue from operation. ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। दूसरी रेशियो कौन सी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? revenue from operation. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में revenue from operation. COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री।
COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, और ये टाइम्स में आती है, इसको परसेंटेज में नहीं निकालते। और फिर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है भैया, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में निकाल लेना चाहिए COGS, जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन है, कितने का, 1,20,000। तो मैंने देखो COGS की जगह पर 1,20,000 कर दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना चाहिए, जिसका मतलब हो जाएगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20% ऑन सेल है, 20% ऑन। हमें पता है कि अगर हमें नेट सेल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला रहेगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। COGS क्वेश्चन में 1,20,000 है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 20% है, मतलब 20 अपॉन में 100। कॉस्ट से सेल पर जाते हुए बढ़ा देते हैं, पर सेल से कॉस्ट पर आते हुए माइनस कर देते हैं। तो मैंने 1,20,000 को 1,20,000 रहने दिया, सेल की जगह मैंने कॉस्ट लिख दिया। इस सेल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस्ट, यानी कि COGS। तो जो 20/100 है वो कितना बन जाएगा, 20/80 बन जाएगा। समझ लो ना, 20 बटे क्या बन जाएगा, 80, जिसका मतलब 1/4 हो गया। तो अब COGS तो हमें पता ही है, 1,20,000 तो 1,20,000 ही है, COGS की जगह कितने लिखूंगा, 1,20,000, और 20/80 का मतलब 1/4, ये हो गया 1,20,000 प्लस 30,000, दोनों मिला के आ गया 1,50,000। कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए इसमें, समझ गए। ये क्या आ गई, नेट सेल। नेट सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ऊपर ही जाके लिख लो आप कि 1,50,000, 1,00,000। अब हमें और क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या चाहिए, अगर मैं COGS में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नीचे जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल देता हूँ। क्या निकाल देता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 1,20,000 है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7,500, दोनों मिला के 1,27,500। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह पर 1,27,500 कर दो, और मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में निकालना जरा इसकी परसेंटेज कितनी आ रही है, 1,27,500 डिवाइड बाई 150%, 1,27,500 डिवाइड बाई 150 और परसेंट कर दो सीधा, कितना आ गया, कितना, 85%। मतलब जितनी भी हम सेल करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में ही 85% अमाउंट चला जाता है, 15% का प्रॉफिट बचता है। और फिर आगे क्या लिखा है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितनी है, 29,000, और क्लोजिंग, और दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, कितना जाएगा, 30। 1,20,000 को 30 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 4 टाइम्स, कितना आ गया, समझ गए। फिर नेट क्रेडिट सेल कैसे निकाले भैया, इस क्वेश्चन में क्रेडिट कैश सेल के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो जो नेट सेल है वही क्रेडिट सेल है। तो नेट सेल है वही क्या हो जाएगी, तो नेट सेल हमारी कितनी है, 150, मतलब 1,50,000, ये देख लो ऊपर लिखा हुआ है ना। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड, इसने बस हमें ट्रेड रिसीवेबल्स बता रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला नहीं, तो ये इसी को मान लेंगे, यही क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। ये हमारा क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जरा डिवाइड करना, 1,50,000 डिवाइड बाई 16,000, डिवाइड बाई 16,000, 9.375 टाइम्स, ठीक है। क्या गई, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें जो जो हमसे पूछा था, जो जो रेशियो, वो सारी रेशियोज हमने बता दी हैं, और ये और वाला क्वेश्चन था सैंपल पेपर नंबर 6 का, ठीक है। अब आते हैं अगले पेपर वाले क्वेश्चन पे। मिल गया ये वाला क्वेश्चन, पढ़ के सुनाओ जरा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ, सैंपल पेपर नंबर 7 का मिल गया, रेशियो का ही क्वेश्चन है, पढ़ो क्या, फ्रॉम द
From the following information, calculate inventory turnover ratio. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो एक बात बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला Cost of goods sold upon में average inventory. COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपॉन में Average inventory. हाँ, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखे, Total sale 6,25,000. सेल रिटर्न 25,000. यहाँ से नेट सेल आ जाएगी, ग्रॉस लॉस ऑन सेल, है ना भाई, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो ग्रॉस लॉस प्लस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, 40,000. ठीक है भैया। ये बताओ मुझे कि COGS का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर इस फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर भैया क्वेश्चन में लॉस गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, नेट सेल प्लस ग्रॉस लॉस, नेट सेल प्लस। क्वेश्चन में नेट सेल गिवन नहीं है तो पहले लिखो सेल की जगह 6,25,000 और सेल रिटर्न की जगह 25,000, तो ये निकल गई नेट सेल, क्या निकल गई, प्लस ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस 10% ऑन सेल, सेल का कितना परसेंट है, 10%, तो सेल हमारी कितनी है, 6 लाख, 6 लाख का 10%, तो ये हो गया 6 लाख पूरा पूरा, और वो हो गया 60,000, और दोनों मिला के 6,60,000 का COGS आ गया, 6,60,000 का क्या आ गया। तो जाओ और COGS की जगह पर 6,60,000 लिख दो। आगे लिखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 70,000, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो दोनों बराबर नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के 40,000 ज्यादा है, तो आप क्लोजिंग में से 40 माइनस कर दो, ओपनिंग आ जाएगी। क्लोजिंग है कितनी, उसमें से 40 चले गए, 30,000 रुपए की ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई, पर हमें तो एवरेज चाहिए, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग है 30,000 और क्लोजिंग, दोनों को प्लस करो, 1 लाख, दोनों को प्लस करेंगे आ गया 1 लाख डिवाइड बाय 2, 50,000 रुपए की एवरेज इन्वेंट्री आ गई, ऊपर जाओ लिख दो 50,000, समझ गए। अब इसको डिवाइड करके बता दो, 6,60,000 डिवाइड बाय 50, 4 जीरो से 4 जीरो आई को 12, 13.2 टाइम्स, यही आ रहा है 13.2 टाइम्स। तो खैर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। इसी में जो और वाला क्वेश्चन है एक बारी वो भी निपटा लेते हैं, कि देखते हैं और वाले क्वेश्चन में क्या है, पढ़ के सुनाओ जरा और वाले क्वेश्चन में। From the following information obtained from the books of Kamal Limited, calculate gross profit ratio, net profit ratio. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो दोनों हमको बतानी है, तो एक बात बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, Gross profit upon the revenue from operation into rental. इधर लिखता हूँ थोड़ा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट से और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो भैया सबसे अच्छी बात है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी, 2.5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, है ना, तो नेट सेल तो गिवन है 2.5 लाख की, ठीक है। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, क्या चाहिए, और नेट प्रॉफिट चाहिए, तो एक बात बताओ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस COGS, क्या फॉर्मूला होता है, नेट सेल माइनस COGS, है ना। अभी समझ में आ रहा है क्यों नंबर कट रहे हैं सैंपल पेपर में, हाँ, नेट सेल 2.5 लाख और माइनस में COGS कैसे निकालते हैं भैया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस, हाँ यहाँ पर ना डिक्रीज इन इन्वेंट्री गिवन है, क्या गिवन है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परचेज प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम पर यहाँ पर क्या गिवन है, कैरीज इनवर्ड और वेजेस, दोनों को प्लस कर दो, कैरीज इनवर्ड और, अच्छा बताओ परचेज कितनी है, 1,05,000, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000, 15,000, और कैरीज इनवर्ड 4,000, 4,000, वेजेस 18,000, और वेजेस दे रखे हैं 18,000,
ठीक है। 1,05,000 प्लस 15 कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 और प्लस 4 1,24,000 और 18 1,24,000 और 18 हाँ 142 COGS आ गया 142 है ना। तो जाओ COGS की जगह पर 142 कर दो। तो 50 में से 42 गए तो 8 मतलब 1,08,000 है ना। यही हुआ ना। 1,08,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर जाओ 108 कर दो मल्टीप्लाई में 100 है ना। करना जरा बताओ कितना आ रहा है। 1,08,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख और मल्टीप्लाई में 100 43.2%। ठीक है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। किस पे आते हैं? तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट, अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आपने पहले निकाल रखा है, तो इसमें से सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो माइनस कर दो, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,08,000। सैलरी नाम का इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बने, जाओ माइनस कर दो। और तो कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, है ना। सैलरी कितनी की है? 30 की। तो जाओ इसमें से सैलरी माइनस कर दो 30,000 की। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 78,000। कितना आ गया? टैक्स रेट यहाँ गिवन नहीं है वरना वो माइनस कर देते, है ना। तो 78,000 इंटू में 100 करना जरा। 78,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू में 100 31.2%। ठीक है ना। और ये सैंपल पेपर नंबर कौन सा था? सैंपल पेपर नंबर 7 वाला भी हमने सॉल्व कर दिया है। डन। हमने ना इसमें एक मिस्टेक कर दी। देखो हमने मिस्टेक क्या करी है कि आपको रिटर्न आउटवर्ड दिखाई दे रहा है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या मतलब होता है? हमने परचेज प्लस तो करी है लेकिन परचेज रिटर्न माइनस नहीं करी। तो जाओ परचेज रिटर्न माइनस करो। हाँ नेट परचेज चाहिए होती है ना। क्या चाहिए होती है? तो मैं इधर कर देता हूँ, अब लास्ट में कर देता हूँ परचेज रिटर्न माइनस 5,000। तो फिर ये 1,42,000 नहीं, कितना हो जाएगा? 137 130। तो फिर हमें वहां पर 1,42,000 नहीं COGS माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 137। जरा माइनस करना 113। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 113। तो ऊपर जाके जो मैंने 108 लिखा हुआ है उसकी जगह कितने लिखूंगा? 113। कितना आ गया परसेंटेज? 45.2%। ठीक है। फिर इसका मतलब मैंने नेट प्रॉफिट भी गलत निकाला है क्योंकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट तो एक्चुअली में कितना आ रहा है? बोलो 137। कितना आ रहा है? 137 में से 30 गए तो कितना बचा? 1,07,000। 1,07,000 सही है ना। लेकिन हम ना ग्रॉस प्रॉफिट आपने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू लिखी ना ग्रॉस प्रॉफिट की जगह। खुद करेगी। और मुझे लिखना क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 113। कितना आ रहा है? 1,13,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। और सैलरी कितने की है? 30,000 की। 113 में से 30 माइनस करना 83। पक्का? 83 आ गया। तो ऊपर जाके मुझे नेट प्रॉफिट की जगह जो मैंने 78 करा है उसकी जगह कितना करना है? 83 करना जरा। 83 डिवाइड बाई 2.5 लाख फिर परसेंटेज 83,000 डिवाइड बाई 2,50,000 फिर परसेंटेज 33 यही आ रहा है। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया ना पूरा का पूरा सोल्यूशन। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सैंपल पेपर नंबर कौन सा है? 8। सैंपल पेपर नंबर 8। पढ़ो क्या लिखा है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। हमें करंट एसेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इसका करंट एसेट्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। सेंट्री क्रेडिटर्स 1,80,000। ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? हमें देखो करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है?
क्विक रेशियो गिवन है और निकालनी हमें क्या है? करंट एसेट्स. करंट एसेट्स. बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रेंट पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब हमारे लिए करंट लायबिलिटीज हैं. ये सब हमारे लिए क्या है? करंट लायबिलिटीज. तो मैं पहले एक काम करता हूँ, करंट लायबिलिटी यहाँ पे निकाल लेता हूँ. बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स. सीधा अमाउंट प्लेस कर रहा हूँ. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 1,60,000. और क्रेडिटर्स 1,80,000. और बिल्स पेबल 20,000. बिल्स पेबल 20,000. रेंट पेबल 10,000. रेंट पेबल 10,000. प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000. प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000. और पब्लिक डिपॉजिट एक नॉन करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी नहीं है. तो 1,60,000 और 1,80,000 3,40,000. 3,40,000 और 20 3,60,000. 3,60,000 और 10 3,70,000. 3,70,000 और 30 4 लाख. करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 4 लाख. कितनी आ गई? 4 लाख. अब हमें पता है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो दे रखी है 1.25:1 और क्विक एसेट्स हमें पता नहीं है पर हमें करंट लायबिलिटी पता है 4 लाख. तो निकल गई ना? क्या निकल गई? क्विक एसेट्स मल्टीप्लाई करना 4 लाख इंटू में 1.5 25 चौके आ जाएगा 5 लाख. कितना जाएगा? 4 लाख मल्टीप्लाई में 1.5 5 लाख आ गया. अब हमें पता है कि इन क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री. बिल्कुल, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस. इस क्वेश्चन में कहीं प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं. तो क्विक एसेट्स की जगह पर लिख रहा हूँ 5 लाख. करंट एसेट्स हमें पता नहीं है. इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 2.5 लाख. तो क्या निकल के आ गया? कितनी? 2.5 लाख. ये उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा. तो आ गई 7.5 लाख रुपए की क्या? करंट एसेट्स. है ना? है सिंपल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसी का और वाला जरा क्वेश्चन देखते हैं. पढ़ो क्या लिखा है. The following particulars are extracted from the balance sheet of RK Enterprises Limited as at 31st March 2025. ठीक है, ये हमने कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले हैं आरके लिमिटेड के बुक से. इन्होंने हमसे भर के जो पूछ सकते हैं उन्होंने पूछ लिया. क्या क्या पूछा है? डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो. तो आपको बताना पड़ेगा कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स यानी कि डेब्ट्स अपॉन में इक्विटी. अच्छा, उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स. शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स. और उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, हर एक चीज में बोल देती हूँ, है ना? बैठ के एक बारी फॉर्मूले याद करो ढंग से. ठीक है भैया, इसने बोला शोइंग द फुल वर्किंग कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो. और क्वेश्चन में नीचे गिवन है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स. इंटरेस्ट के बाद का है लेकिन टैक्स के पहले का है. टैक्स के पहले का. तो एक बात बताऊं, नॉर्मली ऐसा होता है कि क्वेश्चन में अगर हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है. हम उसमें टैक्स प्लस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है और उसमें इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है. क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है. कितना गिवन है? 1,26,000. 1,26,000. अगर हम इसमें इंटरेस्ट प्लस कर दें तो बात बन जाए. तो ऊपर जाके देखो इंटरेस्ट दो चीजों पर है. एक तो 12% डिवेंचर है और एक लोन पर 10% लोन है. तो 50,000 का 12% कितना होता है? 12 पंचे 60, 6,000. 50,000 है. हाँ, डिवेंचर है ना. ठीक है, 50,000 का 12% कितना होता है? 6,000. और 10% मॉर्टगेज लोन 15,000 का 10%. यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 6,000 है
और इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 है, दोनों मिला के 21,000। तो ऊपर जाओ, इंटरेस्ट की जगह पर 21,000 लिख दो और सबको प्लस करके 147 आ गया, सबको प्लस करके। तो जाओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में 147 कर दो और डिवाइड बाई 21,000। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे ये 7 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 टाइम्स। मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए 7 रुपए का प्रॉफिट आता है। 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करने के लिए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। हाँ, तो शेयर होल्डर फंड की जगह पर एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस है। इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या जाएगा? शेयर होल्डर फंड। क्या जाएगा? शेयर होल्डर फंड। क्या क्या गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 5 लाख। 5 लाख, 1,20,000, 60,000 और 1,20,000। एक एक करके बताओ। 5 लाख 1,20,000 प्लस 1,20,000 60,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 कितना जाएगा? 1,20,000 1,20,000 2,40,000 2,40,000 और 60 3 लाख 3 लाख और 5 8 लाख। 8 लाख रुपए का शेयर होल्डर फंड है। ऊपर जाओ और शेयर होल्डर फंड की जगह पर 8 लाख रुपए लिख दो। कितने लिख दो? शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी भी होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी की जगह पर 8 लाख। ठीक है। अब बचा डेब्ट और टोटल एसेट्स। तो डेब्ट के नाम पर एक तो डिबेंचर है और एक मॉर्टगेज लोन है। क्या क्या है? डिबेंचर और मॉर्टगेज लोन। दोनों को प्लस करवा दो। डिबेंचर है 50,000 और मॉर्टगेज लोन 1,50,000। 1,50,000। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेब्ट। डेब्ट का मतलब डिबेंचर है ना, और प्लस मॉर्टगेज लोन। डिबेंचर है 50,000 और मॉर्टगेज लोन 1,50,000। दोनों को प्लस करके 2 लाख। 2 लाख। समझ गए? ये क्या आ गया? टोटल लॉन्ग डेब्ट हो गया, टोटल लॉन्ग टर्म। ऊपर लिख दो डेब्ट 2 लाख। तो 2 लाख और 8 लाख का मतलब हो जाएगा 0.25 पर *1 है ना। और अब हमें निकालनी है टोटल एसेट्स। क्या निकालनी है? टोटल एसेट्स। अच्छा, टोटल एसेट का मतलब टोटल लायबिलिटी तो होता है। टोटल एसेट का मतलब टोटल लायबिलिटी भी तो होता है ना। अच्छा, गुडविल दे रखी है इसमें हमको। क्या क्या की? देखो, जो हमारी एसेट्स हैं इसमें बोला है कि नॉन करंट एसेट कितनी की बने? 4,80,000। 4,80,000 और बोल रहा है अदर देन गुडविल, यानी कि इसमें गुडविल शामिल नहीं है, तो इसमें आप अलग से शामिल कर देना। गुडविल को अलग से शामिल। तो 4,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख। मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ टोटल एसेट्स। उसमें लिखूंगा नॉन करंट एसेट्स प्लस प्लस गुडविल। नॉन करंट एसेट कितनी है? 4,80,000। करंट एसेट 6 लाख। गुडविल 2 लाख। सब मिला के 12,80,000। 12,80,000। तो टोटल एसेट की जगह पर लिख दो 12,80,000 और डिवाइड करके बताना 8 लाख डिवाइड बाई 12,80,000 कितना होता है? 0.625:1। ठीक है। तो इसने 3 रेशियो हमसे पूछी थी, हमने 3 की तीनों रेशियो निकाल दी है और प्रॉपर वर्किंग भी बना के ही किया है। ठीक है ना। हो जाएगा आपके। ये और वाला था ना? ठीक है। सैंपल पेपर नंबर 8। अब आते हैं 9th वाले में। चलो सैंपल पेपर नंबर 9 पे आओ और पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है। पहले बताओ डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको पता है क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड भी यहाँ गिवन नहीं, निकालना पड़ेगा। उसमें शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट लिखा है, मतलब ये माइनस का बैलेंस। तो शेयर कैपिटल कितनी है? 6 लाख। और जनरल रिजर्व 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 1,30,000। 1,30,000
माइनस 30,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है। 1,30,000 में से 30 क्या है? 1 लाख। 1 लाख 5 लाख 6 6 6 12 लाख का शेयर होल्डर फंड है। तो शेयर होल्डर फंड की जगह पर मैंने 12 लाख कर दी। नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर दे रखे हैं और बैंक लोन दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू 7% डिवेंचर 9% लोन फ्रॉम बैंक, दोनों मिला के 6 लाख। तो ये 6 लाख कर दिया। दोनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 18 लाख की, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पर कर दो 18 लाख और डेब्ट की जगह पर कितने कर दो 6 लाख और दोनों को डिवाइड करोगे 0.33:1। यही आ रहा है देखना 0.33:1। मिल गया। अब इसी के और वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है और वाले क्वेश्चन में। Assuming that debt equity ratio is 4:1, state giving ratio which of the following transaction would increase, decrease, not alter the debt equity ratio? भूल गया मैं। Assuming that the debt equity ratio is 4:1, मान के चलना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो 4:1 है। स्टेट गिविंग रीजंस, कारण देने हैं। Which of the following transaction would increase, decrease or not alter the debt equity ratio? आपको बताना है ये रेशियो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या रेशियो को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कितनी है? 4:1। 4:1 पहले से गिवन है। ठीक है भैया, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। मतलब 4 लाख रुपए के डेब्ट है तो 1 लाख की इक्विटी है। बोल रहा है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए तो उससे डेब्ट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर इक्विटी 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएगी। तो रेशियो हमारी हो जाएगी जो कि 4:1 से कम है, 2:1 आ जाएगी, मतलब 4:1 से कम है। तो पहले का आंसर है डिक्रीज। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? Buyback of its own shares by the company of 2 lakh. बोल रहे कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक कर रही है। कंपनी अपने खुद के शेयर्स बायबैक करती है रिजर्व का पैसा यूज करके। किसका पैसा यूज करके? मतलब जो रिजर्व है वो कैपिटल बन जाता है, रहेगा तो इक्विटी में ही, चाहे कैपिटल बोलो चाहे रिजर्व बोलो, है तो वो शेयर होल्डर फंड ही, तो बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा ना। देखो ये शेयर्स हैं, ये रिजर्व हैं, 5 लाख के शेयर हैं, 3 लाख के रिजर्व हैं। अब अगर मैं 3 लाख में से 2 लाख के रिजर्व को शेयर बना दूं तो जो हमारा शेयर है वो 5 लाख से बढ़ के 7 लाख हो जाएगा और रिजर्व कितना हो जाएगा 1 लाख। बट शेयर होल्डर फंड तो बराबर ही है, वो थोड़ी ना चेंज हुआ। अब मान लो मैंने कैपिटल को हटा के रिजर्व बना दिया, मान लो मैंने 7 लाख की कैपिटल में से 3 लाख का रिजर्व बना दिया तो कैपिटल बची 4 लाख और रिजर्व हो गया 4 लाख। तो शेयर होल्डर फंड सेम है, शेयर होल्डर फंड रिजर्व को कैपिटल बना दो या कैपिटल को रिजर्व बना दो तो वो शेयर होल्डर फंड सेम रहेगा, इक्विटी सेम रहेगी। बाय बैक ऑफ ऑन शेयर्स, बाय बैक करते हैं रिजर्व का पैसा यूज करके, बाय बैक करते हैं रिजर्व का पैसा यूज करके। इसका मतलब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, समझ रहे हो? नो चेंज। इसमें क्या होगा? देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम बाय बैक करते हैं क्या करते हैं तो अपने रिजर्व का पैसा यूज करते हैं। किसका पैसा यूज करते हैं? या फिर नए शेयर इशू करते हैं। इसने ऐसा हमें कुछ बोला नहीं कि हमने नए शेयर इशू करे हैं कि नहीं करे, नए शेयर इशू करे हैं कि, तो ऐसा मान के चला जाता है कि हमने बाय बैक रिजर्व से किया होगा, पर ये मान के चल रहा है कि हमने नए शेयर इशू करे। क्या करें? तो जब आप नए शेयर इशू करोगे बाय बैक करने के लिए, नए शेयर इशू करोगे, अच्छा नए शेयर इशू करोगे बाय बैक करने के लिए तो आपकी जो शेयर कैपिटल वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मान लो हमने 2 लाख इशू कर दिए तो 3 लाख हो जाएगा, तो रेशियो अपने आप क्या हो जाएगी? रिड्यूस। रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्रीज मतलब रिड्यूस। हाँ हाँ, बायबैक करने से हमारे शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, है ना। बायबैक करने से हमारे शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मान लो पहले थे 1 लाख, अब हो जाएंगे 50,000, है ना। अमाउंट में कुछ भी कर रहा हूँ 50,000। तो पहले रेशियो आ रही थी 4:1, अब रेशियो आ जाएगी 8:1, है ना। तो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेशियो क्या हो जाएगी? पर ऐसा क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि बायबैक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बायबैक हमारे सिलेबस का
पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलो, क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ऑफ 3 लाख। 3 लाख का हमने बैंक लोन रीपे कर दिया, वापस कर दिया। अगर हम 3 लाख का लोन रीपे कर देंगे, 3 लाख का लोन, तो क्या होगा, कम हो जाएगा, हमारा जो डेप्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो पहले हमारे पास डेप्ट था 4 लाख का, 3 लाख का पे कर दिया, तो अब डेप्ट बचेगा 1 लाख, और हमारी जो इक्विटी थी वो 1 लाख की थी, सॉरी 1 लाख का डेप्ट बचेगा, 1 लाख की इक्विटी, रेशो आ जाएगी 1:1, पहले थी 4:1, डिक्रीज हो गई है ना, देखना डिक्रीज ही आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया है, सैंपल पेपर नंबर 9 था। अब आते हैं जरा सैंपल पेपर नंबर 10 पे, है ना, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिल गया, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। Calculate fixed asset turnover ratio from the following information. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी है। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 7,10,000 की, और ग्रॉस दे रखा है ये, मतलब आप क्या करना है, पहले इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तो इसकी जो रियल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7 लाख में से 1 लाख गया तो 6,10,000, 6,10,000 में से 50, 5,60,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की रियल वैल्यू 5,60,000 है। इनटेंजिबल एसेट 40 है, एवरेज इन्वेंट्री 7,20,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 times, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% of cost. इसने पूछा क्या था, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स एसेट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं, पता नहीं भैया कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स एसेट दे रखी है क्या, हाँ फिक्स एसेट दे रखी है ना, फिक्स एसेट ये रही 5,60,000 की आ गई, कितनी की आ गई, 5,60,000, तो फिक्स एसेट की जगह पर मैंने कर दिया 5,60,000। अब हमारे पास बचा रह गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसने बोला कि एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, पहले बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, है ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, और COGS नहीं दे रखा, एवरेज इन्वेंट्री दे रही है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है कितनी, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000, तो क्या निकल गया, COGS 7,20,000 इंटू में करना, पहले तो 4 जीरो एज इट इज उतार देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36 लाख का COGS आ गया, 36 लाख का। हमें पता है कि COGS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है 25%, COGS कितना है 36 लाख, नेट सेल हमें पता नहीं है, पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट का 25%, मतलब कॉस्ट का 1/25, 25/100, नेट सेल माइनस कॉस्ट की जगह मैं लिख रहा हूँ 36 लाख, 36 लाख का 1/4 कितना होता है, 9 लाख, है ना, 36 लाख का 1/4 कितना होता है, इधर 36 लाख पहले से है, वो 9 लाख उधर माइनस में इधर आ गई, तो नेट सेल कितनी आ गई, 45 लाख, ऊपर जाओ नेट सेल की जगह पर 45 लाख लिख दो, कितना लिख दो, डिवाइड करना जरा कितना आ रहा है, 45 लाख डिवाइड बाय 5,60,000, और उनका इन्होंने मुझे लगता है इंटेंजिबल एसेट भी प्लस करी, हाँ इन्होंने क्या किया, इंटेंजिबल एसेट भी प्लस करी है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स भी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है ना, आपने तो बोला था कि कंपनी वो टोटल एसेट्स होता है ना, हाँ ये मतलब जो फिक्स एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, दो तरीके की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में फिक्स एसेट्स होती हैं, तो दोनों को मिला के कितना आ गया, 6 लाख, कितना आ गया ये 7.5 टाइम्स, है ना। इसका और वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और में भी है इसका क्वेश्चन, आओ जरा, और वाले में क्या लिखा है, कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, इसमें भी उसमें उसमें क्या पूछा था, और इसमें नेट एसेट टर्नओवर रेशियो पूछा है, नेट एसेट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कर सकते हो उसमें भैया, पहले इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं,
shareholder fund plus non-current liability. शेयर होल्डर फंड प्लस Non-current liability. पर यहाँ ना तो शेयर होल्डर फंड है ना ही नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो वर्किंग कैपिटल प्लस non-current liability. देखो प्लांट एंड मशीनरी और ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये सब प्लस करके तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी। और ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी की बने, तो अगर मैं टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी वो कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या जाएगी इस क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट में सारी एसेट को प्लस करना है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, सबको। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,70,000 और गुडविल 30,000 30,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 और इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, है ना? वो कितने हैं? 40,000 ना इन्वेंट्री कितनी रखी है? 1,70,000, है ना? और ट्रेड रिसीवेबल 90,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000 और माइनस ट्रेड पेबल्स 30,000, है ना? अब इसको कैलकुलेट करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो इन्वेंट्री दे रखी है ना, कितने रखी है? वो कितने की है? 1,70,000 की। पर उसमें से लूज टूल्स वाला पार्ट हमने सेल करने के लिए रखा नहीं होता, तो लूज टूल हटा दो। 1,70,000 में से लूज टूल हटा दो, कितना बचा? 1,50,000। 1,50,000 की हमें क्या लिखनी है? इन्वेंट्री। ठीक है, टोटल एसेट में वही वाली एसेट्स लेनी है, टोटल एसेट में जिनको हम सेल करने के लिए तैयार है। ठीक है ना? तो जरा बताना, 1,70,000 प्लस 30 2,00,000, 2,40,000, 2,40,000 और 1,50,000 हो जाएगा 339, सॉरी 39, है ना? 39 और 9 48, 48 और 5 54, 530 होगा पक्का? देखो 50 में से 30 गया 20, 20 और 90, 1 10 और 1 50, 2 40, 2 60, 2 60 और 4 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5 लाख के आगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेट एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नेट एसेट्स। और बताओ नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट्स। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा सीओजीएस और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी? नेट सेल। तो सीओजीएस है 12 लाख और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 20% है, यानी कि 12 लाख का 20%। जरा बताना 12 लाख का 20% कितना होता है? 2,40,000। तो ये सब मिला के 4,40,000 हो गया, सॉरी 14,40,000। जरा बताना नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 14 लाख और डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5 लाख। डिवाइड करना कितना है? करना पड़ेगा, लेगा नहीं से 2.2.88 टाइम्स। ठीक है, अब टर्नओवर रेशियो है तो टाइम्स में आएंगे, खत्म हो गए। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने के बाद अब इसके बाद जो सैंपल पेपर स्टार्ट होंगे उनमें आपके क्वेश्चंस मोस्टली सही शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। डन।